गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे मोशन इन वर्टिकल लाइन अंडर ग्रेविटी। इससे पहले हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल लाइन में देखा था मोशन, और जिसपे कुछ एक्सेलरेशन होता था। अभी तक हम लोगों ने कांस्टेंट एक्सेलरेशन के क्वेश्चन बनाए हैं, है ना। अभी हम लोग ये उसी चीज़ को वर्टिकल लाइन में देखेंगे, लेकिन अब वर्टिकल लाइन में जो उसका एक्सेलरेशन आएगा वो किसकी वजह से आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आएगा। तो यहाँ पे ये जो टर्म है मोशन इन वर्टिकल लाइन अंडर ग्रेविटी, तो यहाँ पे ग्रेविटी का मतलब क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के साथ इंटरेक्ट करेगा तो अर्थ की वजह से उस पर फोर्स लगेगा। उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ, है ना। और ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू जो अर्थ है उसी को ग्रेविटी भी कहा जाता है। आपको जैसे देखिए एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आ जाता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग सकता है। जैसे कि सपोज करो कि हमारे पास ये एक बॉल है और ये एक दूसरा बॉल है, या फिर सपोज करो कोई सा भी दो ऑब्जेक्ट है, कैसा भी कोई सा भी ऑब्जेक्ट ले लिया, कोई सा भी ऑब्जेक्ट रहे, अर्थ है, मून है ना, सन है, जुपिटर है, ऐसे कोई सा भी हम लोग दो बॉडी ले ले तो हर दो बॉडी के बीच में ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगता ही लगता है। जिसको न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन भी है, उस पर एक चैप्टर आप लोग को आगे पढ़ना है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऐसा नहीं है कि केवल अर्थ की वजह से लगता है। कोई सा भी दो ऑब्जेक्ट ले लिया, जैसे कि मान लो कैप है, ये पेन है, इन दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ये ग्राउंड है, ये पेन है, इन दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। लेकिन अब क्या है कि जैसे कि हम पेन को छोड़ देंगे तो ये नीचे चला जाएगा। क्यों नीचे चला जाएगा? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस पे नीचे लग रहा है ना। अर्थ की वजह से इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे लगा वो इसको नीचे लेकर के चला गया। अब इन दोनों को ऐसे बीच में रखा तो इन दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये दोनों नजदीक क्यों नहीं आ गया? तो इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक है, इतना वीक है कि इसमें मोशन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। लेकिन अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो स्ट्रांग है, इस वजह से इसमें मोशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो कैसा भी दो ऑब्जेक्ट रहे, चाहे वो प्लैनेट रहे या फिर हमारे पास ऐसे कोई सा भी दो ऑब्जेक्ट है, कैसे भी शेप का, किसी भी साइज का, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता ही लगता है। तो अगर उसी में अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स में ही बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं और उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ आ गया तो उस चीज को हम लोग ग्रेविटी कह देते हैं। मतलब समझ में आया? अगर किसी ने आपको बोल दिया कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब यहाँ पे बात हो रही है अर्थ को लेकर के, ठीक है। अगर ओनली ग्रेविटी भी यूज किया तो ग्रेविटी की वजह से ये गिर गया, है ना। कि जैसे कि एप्पल का पेड़ है, एप्पल के पेड़ से वो जो एप्पल है ग्रेविटी की वजह से ग्राउंड पे गिर गया। तो यहाँ पे हमने ग्रेविटी केवल वर्ड बोला, ना अर्थ मेंशन किया ना कुछ मेंशन किया, लेकिन ग्रेविटी का मतलब ही होता है कि वहां पे अर्थ इन्वॉल्व है। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अर्थ की वजह से प्रोड्यूस हो तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स को शॉर्ट में हम लोग ग्रेविटी बोल देते हैं। तो ये एक कॉमन क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है, आपको हो सके कोई ऐसे पूछ भी दे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटी। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट, आइदर इट्स हेवनली बॉडीज और प्लैनेट्स और एनी टू ऑब्जेक्ट ऑफ एनी शेप और साइज, that is the gravitational force. But gravity means it involves the gravitational force due to earth, and if earth is involved in the force then it is gravity, and if earth is not involved then we can say it is a gravitational force. तो ग्रेविटी भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, बस अर्थ का इन्वॉल्वमेंट को दिखाने के लिए उसको एक वर्ड ग्रेविटी दे दिया गया है। तो होता क्या है कि अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसको ग्रेविटी बोलेंगे। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो हम लोग वर्टिकल मोशन पढ़ेंगे वही हमारे इस टॉपिक में कवर होगा। तो अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, अभी हम लोग शॉर्ट में जान लेते हैं, जब आप लोग को ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे डिटेल में पढ़ा जाएगा। जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो आता है या ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ, इसमें हम लोग लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ये हम लोग लिखेंगे दैट इज एम जी, एम इंटू जी, जिसमें एम क्या है?
m है मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये होता है mg, मास ऑफ द। जैसे कि सपोज कीजिए कि ये हमारे पास अर्थ है, ये अर्थ है और ये कोई मास है, ठीक है। तो अभी इस मास पे इस अर्थ की वजह से कितना फोर्स लग रहा होगा, बिल्कुल अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है फोर्स। किसी भी मास पे अगर अर्थ की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा। जैसे कि सपोज करो कि ये हमारे पास अर्थ है, ये हमारे पास अर्थ है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस पे फोर्स लगेगा, तो उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अर्थ के सेंटर की तरफ। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अर्थ की वजह से, दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब ये अर्थ के सेंटर की तरफ होगा। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इस पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा अर्थ की वजह से, किधर लगेगा, इसके सेंटर की तरफ, ऐसा सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट तो किधर फोर्स लगेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा वो इसके सेंटर की तरफ लगेगा। फिलहाल हम लोग इतना जान लेते हैं। तो जो फोर्स होता है दैट इज एम जी, एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड जी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जैसे कि सपोज कीजिए कि इसका मास m है, कहने का मतलब सपोज करो कि हमारे पास अर्थ है और ये सपोज करो कि हमारे पास मून है, तो मून पे अर्थ की वजह से कितना फोर्स लगेगा, ये लगेगा एम जी, जिसमें मास किसका, m क्या है, मून का मास है, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक। तो ये जो g का वैल्यू है, ये g का वैल्यू है, हम लोग ग्रेविटेशनल जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग इस g का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग बस g का जो वैल्यू गिवन रहेगा उसको इस्तेमाल करना है। g का वैल्यू कितना कैसे फाइंड किया जाएगा इसके बारे में हम लोग को यहाँ पे नहीं पढ़ना है, वो ग्रेविटेशनल चैप्टर में पढ़ेंगे। तो g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये जो g का वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वैरी करता है अर्थ के सरफेस पे हाइट पे। अगर हम लोग वैरी करेंगे तो कहने का मतलब सपोज कीजिए ये अर्थ है, कोई एक हमने यहाँ पे लिया पोजीशन जो कि इतने हाइट पे है, एक यहाँ पे लिया पोजीशन जो कि इतने हाइट पे है, एक यहाँ पे लिया पोजीशन जो कि इतने हाइट पे है, तो हर जगह पे g डिफरेंट आएगा। g का वैल्यू डिपेंड करता है कि हम सरफेस से कितनी दूरी पे बात कर रहे हैं, है ना। अगर सरफेस से डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा तो g का वैल्यू घटते चला जाएगा। मतलब कि अगर सपोज करो कि कोई मून पे है, जो मून है, तो मून पे जो अर्थ का g का वैल्यू आएगा, और यहाँ से सपोज करो दूर मार्स ले लेते हैं, मार्स के डिस्टेंस तक जो अर्थ की वजह से जो g का वैल्यू आएगा वो डिफरेंट होगा। तो जो g का वैल्यू है अर्थ का, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट डिपेंड्स ऑन हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ये सरफेस ऑफ अर्थ के हाइट पे डिपेंड करता है, केवल हाइट पे ही डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि सपोज कीजिए ये सरफेस ऑफ अर्थ है, ठीक है, ये सरफेस ऑफ अर्थ है, हम यहाँ से कुछ h ऊपर चले गए, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, यानी कि एक सरफेस के पास में है, एक सरफेस के ऊपर में है, तो यहाँ पे g का वैल्यू और यहाँ पे g का वैल्यू डिफरेंट होगा। अगर कोई ऐसे खड्डा करके, अगर कोई जैसे सपोज करो कि तुम जमीन ग्राउंड पे खड़े हो, तुम ग्राउंड पे ऐसे तुमने ऐसा खड्डा कर दिया, खड्डा करके अंदर चले गए, तो भी यहाँ पे g का वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा। मतलब कुछ इस टाइप में कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये सपोज करिए सेंटर है, तो सरफेस यहाँ का g का वैल्यू, यहाँ का g का वैल्यू और यहाँ का g का वैल्यू क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड करता है कि सरफेस से कितना ऊपर है या सरफेस से कितना नीचे है। ये कांस्टेंट नहीं होता है, ये वेरिएबल होता है। आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे g का वैल्यू घटेगा, खड्डा करके नीचे जाओगे तो भी g का वैल्यू घटेगा। तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा वो सबसे मैक्सिमम आएगा। तो g का वैल्यू क्या होता है, g का वैल्यू हाइट के साथ चेंज होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, अभी जैसे कि जो g का वैल्यू है ये हाइट के साथ चेंज करता है, लेकिन अगर हम लोग ऐसा बात कर रहे हैं कि जैसे कि सपोज करो कि अभी मान लो कि आप 3 मंजिले पे हो, कोई पहले मंजिले पे है, कोई चौथे माले पे है, कोई 5वें माले पे है ना। तो अगर आप इस हाइट को अर्थ के रेडियस से कंपेयर करोगे तो जो रेडियस ऑफ अर्थ है, ये जो रेडियस ऑफ अर्थ है जिसको अर्थ हम लोग 6400 किलोमीटर है एवरेज, परफेक्ट स्फीयर तो नहीं है, जो अर्थ है ये बिल्कुल परफेक्ट स्फीयर नहीं है, तो हर जगह पे इसका रेडियस सेम नहीं है, लेकिन ऑन एन एवरेज
जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो 6400 किलोमीटर लिया गया है, ठीक है, 6400 किलोमीटर। तो अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइट नियर टू द सरफेस, और सपोज करो कि हमने कोई हाइट लिया है h, ठीक। अब देखिए अगर h का वैल्यू r से बहुत छोटा है, यानी कि इफ h इज स्मॉलर देन r, जैसे कि सपोज करो कि मैं वो चौथे माले पे हूँ, तो जमीन से सपोज करो कि इसका जो हाइट होगा, सपोज करो कि हम बात करते हैं कि ये 20 मीटर का हाइट है, तो ये जो 20 मीटर है ये 6400 रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है ना। अगर सपोज करो कोई 5वें मंजिले पे भी चला गया, तो सपोज करो कि वो सपोज करो 100 मीटर पे चला गया, सपोज दैट, तो 100 मीटर भी क्या है, लगभग बहुत ही रेडियस के कंपैरिजन में, रेडियस देखिए 6400 किलोमीटर है और एच कितना ले लिया 100 मीटर, तो ये भी क्या है, बहुत कम है, यानी कि दिस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू 6400 किलोमीटर। तो मैंने आपको बताया कि हाइट के हिसाब से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है, लेकिन अगर हम लोग सरफेस के नियर बात कर रहे हैं, एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द नियरर टू द सरफेस, देन वी कैन टेक जी कांस्टेंट। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि सरफेस के नजदीक में हम लोग जी का वैल्यू कांस्टेंट लेंगे। मतलब ऐसा कि जैसे कि सपोज कीजिए सरफेस है, तो यहाँ पे जी का वैल्यू हमने लिया, तो अगर इसके हम लोग नियर टू द सरफेस बात करेंगे, नियर टू द सरफेस 100 मीटर, 50 मीटर, 200 मीटर, वो सब तो बहुत कम है ना। यानी कि अगर हम लोग ऐसे हाइट पे बात कर रहे हैं, इतने हाइट तक बात कर रहे हैं जो कि आर के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो उतने हाइट तक लगभग जी का वैल्यू कांस्टेंट लिया जा सकता है। मतलब कि सपोज करो कि ये सरफेस ऑफ अर्थ है, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, सिक्स फ्लोर, मान लो ऐसे लिया हुआ है, तो ये सब जो है ये नियर टू द सरफेस कहेंगे हम लोग। हाँ, एकदम बिल्कुल दूर चले गए, अब मान लो कि 1200 किलोमीटर चले गए, तो बहुत दूर चले गए, है ना। 1000 किलोमीटर चले गए सरफेस के अर्थ से, तो बहुत दूर चले गए, तो वो नेग्लिजिबल हाइट नहीं हो सकता। लेकिन सरफेस के नजदीक में है तो हम लोग उसको हाइट को नेग्लिजिबल कंसीडर कर सकते हैं एज कंपेयर टू द रेडियस, क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो रेडियस पे डिपेंड करता है, इसका रेडियस पे डिपेंड करता है। तो अब जैसे कि हाइट के हम लोग ऊपर जाएंगे, तो अगर हाइट नेग्लिजिबल है, तो जब हाइट नेग्लिजिबल है तो लगभग हम यहाँ पे जी का वैल्यू, यहाँ पे जी का वैल्यू, यहाँ पे हर जगह पे लगभग जी का वैल्यू हम लोग कांस्टेंट मान करके चल सकते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत वेरी स्लाइट डिफरेंस आएगा नियर टू द सरफेस, बहुत ऊपर जाएंगे तो एक मेजर डिफरेंस आएगा, लेकिन सरफेस के नियर टू द अगर सरफेस के नियर में है तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर जगह पे हम लोग कांस्टेंट ले सकते हैं। कहने का मतलब फिर से समझिए शॉर्ट में कि इस चैप्टर में जो हम लोग को जी का वैल्यू लेना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ये हम लोग को कांस्टेंट लेना है, क्योंकि इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि जो भी वर्टिकल मोशन हो रहा है वो सरफेस के नजदीक में हो रहा है, तो सरफेस के नजदीक में जी का वैल्यू लगभग कांस्टेंट रहता है। मतलब कि फर्स्ट फ्लोर पे जी का वैल्यू लिया जाए, या सेकेंड फ्लोर पे, या थर्ड फ्लोर पे, या फिफ्थ फ्लोर पे, या 10th फ्लोर पे, these are nearer to the surface of earth as compared to the radius, so we can take the value of g on all the floor equal and constant। ठीक, तो हम लोग इसको कांस्टेंट लेकर के चलेंगे। तो जो g का वैल्यू होता है नियर टू द सरफेस, यानी कि नियर टू सरफेस वैल्यू ऑफ g is approximately 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि नियर टू द सरफेस जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कभी कभी आपको क्वेश्चन जो दिया रहेगा उस क्वेश्चन में आपको जी का वैल्यू हो सके 10 भी दिया रहे, तो बहुत जगह पे आप देखोगे कि जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकर के चलता है, तो ये आपको क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहेगा, है ना। अब जैसे कि 10 लेने से क्या होता है कि उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन छोटा हो जाता है। अब जैसे कि देखिए जी का वैल्यू 9.8 ले लिया, अब मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा ज्यादा। अगर 10 ले लिया तो कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है, सिंपल किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसमें एक जीरो लगा दो। तो केवल कैलकुलेशन को कम करने के लिए आपको बहुत बार क्वेश्चन में जी का वैल्यू 10 लिया जाता है, लेकिन जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, जो हम लोग जिसका ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो रियल में 9.8 होता है। बस क्वेश्चन को इजी करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आसानी से 10 ले लेते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे जी का वैल्यू क्या लेना है, कांस्टेंट लेना है इस सिचुएशन में। कब? नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं तो, है ना। अब ये जो जी का डायरेक्शन होगा,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होता है, जिधर फोर्स लगता है उधर। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, उसका डायरेक्शन किधर है, इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा अर्थ की वजह से, जैसे कि सपोज करो ये अर्थ है, कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा, इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लगेगा, यानी कि सरफेस की तरफ ही आएगा हमेशा, है ना, सरफेस की तरफ आएगा। ऑलरेडी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे फोर्स लगेगा, वो किधर लगेगा, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ, यानी कि सरफेस की तरफ आएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इसीलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लेंगे हम लोग किधर, देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको भी किधर लेंगे, इज ऑल्सो, जिधर फोर्स का डायरेक्शन इधर है ना, उधर ही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आएगा, टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होता है। तो यहाँ पे सेंटर के ऑफ अर्थ की तरफ लेंगे तो इसका मतलब हम लोग टुवर्ड्स दी सरफेस ले लेंगे। तो इस चैप्टर में जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अब जैसे कि सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, इसका फोर्स किधर है, टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ अर्थ, तो आखिर किधर आएगा, सरफेस की तरफ आएगा। तो यानी कि हम लोग किधर लेंगे, टुवर्ड्स सरफेस, हमेशा सरफेस की तरफ ही लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड नियर टू द सरफेस कितना लेना है, जी लेना है, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ जी कितना है, 9.8 है। डायरेक्शन किधर लेना है, हमेशा डायरेक्शन टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ लेना है, चाहे वो ऑब्जेक्ट कहीं पे भी क्यों ना हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट फर्स्ट फ्लोर पे रहे, है ना, यहाँ रहे, ऊपर जा रहा हो या फिर नीचे आ रहा हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा क्या होगा, टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ ही रहेगा। मतलब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे अगर ऊपर जा रहा है तो भी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा वो टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ आएगा, नीचे आ रहा है तो भी टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ ही आएगा। ये बात आपको एक ध्यान में रखना है। ठीक, अब इसमें एक हमारे पास एक टर्म आता है जिसको हम लोग पढ़ेंगे फ्री फॉल कंडीशन, किसको कहा जाता है। इसमें आपको एक टर्म आएगा फ्री फॉल। फ्री फॉल किसको कहते हैं, अब जैसे कि देखिए कोई ऑब्जेक्ट अगर गिर रहा है या कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है और उस पे ओनली एंड ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स ही वर्क कर रहा है, तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ फ्री फॉल। अगर सपोज कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे गिर रहा है या फिर ऐसे स्पेस में मूव कर रहा है ना, और उस पे ओनली एंड ओनली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि केवल ग्रेविटेशनल फोर्स काम करे, तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्री फॉल। तो फ्री फॉल होगा क्या कि इफ फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे फ्री फॉल। उस सिचुएशन में हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री फॉल बोलेंगे। जैसे कि सपोज करो ये कैप है, हमने इसको ऐसे छोड़ दिया, ये नीचे गिरा, तो अब जैसे ही इसको हम लोग छोड़ दिए, इस पे ओनली एंड ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है, तो ये फ्री फॉल के कंडीशन में आ गया। अगर कोई ऐसे पैराशूट लेकर के ऐसे नीचे उतर रहा है ना, सपोज कीजिए ऐसे कोई पैराशूट लेकर के कोई नीचे आ रहा है, ठीक, तो ये फ्री फॉल का कंडीशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब ये पैराशूट लेकर के ऐसे नीचे आ रहा है तो इस पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो काम कर ही रहा है mg, साथ ही साथ इस पैराशूट की वजह से जब ये ऐसे नीचे आ रहा है तो एयर की वजह से एक ऊपर फोर्स लगता है कि नहीं, तो इस पे दो फोर्स लग गया, एक एयर की वजह से फोर्स लग गया और एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से फोर्स लग गया, तो ये फ्री फॉल कंडीशन नहीं कहलाएगा। फ्री फॉल कंडीशन मतलब कि ओनली एंड ओनली उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए। अब सपोज करो कि हाँ ये ऑब्जेक्ट क्या है कि जैसे कि प्लेन था, इस प्लेन से इस ऑब्जेक्ट को ऐसे गिरा दिया, ये ऑब्जेक्ट को गिरा दिया, अब ये ऑब्जेक्ट गिर गया तो इस पे केवल ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, तो ये फ्री फॉल कहलाएगा। अब जैसे कि सपोज कीजिए कि रॉकेट है ना, ऐसे रॉकेट मूव कर रहा है,
तो अब रॉकेट जब मूव कर रहा है तो इसको हम लोग फ्री फॉल कंडीशन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसको क्या कर रहा है कि रॉकेट को इसका जो फ्यूल है वो प्रोपेल कर रहा है, मतलब कि जब ऐसे रॉकेट हवा में जा रहा है तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा है, साथ ही साथ इसका जो फ्यूल है ये इसको प्रोपेल कर रहा है, तो इस पे एक और एक्स्ट्रा फोर्स है, तो ये फ्री फॉल नहीं कहलाएगा। हाँ, अब ये फ्यूल खत्म हो गया, ये फ्यूल खत्म हो गया, फ्यूल खत्म हो गया तो अब इस पे केवल ग्रेविटेशनल फोर्स बचा, तो वो फ्री फॉल में आ जाएगा। जैसे कि दीपावली में हम लोग रॉकेट जलाते हैं, रॉकेट ऊपर जाता है, उसमें जो उसका बारूद भरा हुआ रहता है उसकी वजह से उसको ऊपर लेकर के जाता है। अब जैसे ही बारूद खत्म हो गया, अब वो जब गिरने लगा तो दैट विल बी अंडर फ्री फॉल कंडीशन। ठीक, तो ये फ्री फॉल वर्ड आपको बहुत बार मिलेगा। तो जब हम लोग फ्री फॉल की बात कर रहे हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड अंडर फ्री फॉल कंडीशन, अंडर फ्री फॉल कंडीशन जो फोर्स आएगा, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट जो होगा वो कितना होगा, mg होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा केवल। एंड एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, देयरफॉर जो एक्सेलरेशन हम लोग लेंगे वो एक्सेलरेशन हो जाएगा g, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यहाँ पे हम लोग जो भी काम करेंगे, जो भी बात करेंगे, दैट विल बी नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, तो हर जगह पे g क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इतना बात ध्यान में रखना है। ठीक, तो अभी जैसे कि देखिए हम लोगों ने ये जो g है ये हम लोग g कांस्टेंट ले लेंगे। g हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। हालांकि हाइट के साथ ये वैरी करता है, लेकिन अगर हम लोग नियर टू द सरफेस हैं तो g को कांस्टेंट लिया जा सकता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये इक्वेशन मैंने आप लोग को बताया था कि फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हम लोगों ने 3 इक्वेशन पढ़ा था। v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, ये 3 था। फिर फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो इसमें भी क्या होगा, वर्टिकल लाइन में अगर ग्रेविटी की वजह से मूव कर रहा है तो बस इसमें एक किससे रिप्लेस हो जाएगा, g से रिप्लेस हो जाएगा। हम लोग एक्सेलरेशन को किससे रिप्लेस कर देंगे, g से रिप्लेस कर देंगे। तो जब g से रिप्लेस कर देंगे तो अपने पास क्या इक्वेशन हो जाएगा, v इक्वल टू u प्लस जी टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ओके, एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस कितना, 2gs। हम लोग ऐसे ये इस तरीके से रिप्लेस कर देंगे। तो सिंपली अपने को क्या करना है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, ए के जगह पे क्या इस्तेमाल करना है, जी इस्तेमाल करना है, बाकी सब सेम रहेगा। ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन बस यहाँ पे आपको एक बात ऐसा ध्यान में रखना है कि ये जो हम लोग बात कर रहे हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैंने क्या बोला था कि अगर पूरा का पूरा वेक्टर एक ही लाइन में हो तो डायरेक्शन के लिए हम लोग प्लस माइनस इस्तेमाल कर लेते हैं। अब जैसे कि देखिए हम लोग ऐसे वर्टिकल लाइन में बात कर रहे हैं, अब वर्टिकल लाइन में बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो हमेशा किधर होगा, नीचे होगा। ठीक, हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे होगा। अब जैसे कि देखिए जो वेलोसिटी हो सकता है, जो ये वेलोसिटी हो सकता है ऑब्जेक्ट का, इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट, ये ऐसे ऊपर के डायरेक्शन में भी हो सकता है, नीचे के डायरेक्शन में भी हो सकता है। कहने का मतलब कि सपोज करो कि कोई यहाँ पे ऐसे खड़ा था, इसने क्या किया, ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर फेंक दिया, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ऊपर आ गया और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर है, नीचे है। ठीक, तो जब ये ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर जाएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ ही होगा। अभी जैसे कि यहाँ पे है, यहीं से डिस्प्लेसमेंट मेजर किया जा रहा है, तो अभी डिस्प्लेसमेंट 0 है, बॉल यहाँ पे पहुंच जाएगा तो इतना डिस्प्लेसमेंट आ गया, बॉल यहाँ पहुंच गया तो इतना डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब इस सिचुएशन में जरा देखिए कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे कि अगर हम लोग एक तरफ प्लस ले रहे हैं एक डायरेक्शन में, तो दूसरी तरफ क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। तो अगर ऐसे सिचुएशन में अगर हम लोग ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले रहे हैं तो नीचे वाला क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो जब नीचे वाला नेगेटिव लेंगे तो जी का वैल्यू किस में आ जाएगा, माइनस में। तो जी का वैल्यू माइनस में आ जाएगा, तो ये जो इक्वेशन हमने लिखा है ऐसे, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, कैसा हो जाएगा, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs। यानी इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगा, है कि नहीं। तो आपको बस करना क्या है कि a के जगह पे g लेना है। अब वो प्लस में ले कि माइनस में ले,
ये डिपेंड करता है कि आप कैसा डायरेक्शन ले रहे हो। अब जैसे कि सपोज कीजिए कि कुछ इस तरीके से है कि मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर फेंका गया है ना, कुछ वेलोसिटी यू से। अब आपने क्या किया, ऊपर वाले को नेगेटिव डायरेक्शन मान लिया, नीचे वाले को पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया। तो अब ऊपर वाले को ऐसे नेगेटिव मान ले तो ऐसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा। अब ऊपर जाएगा, अब मान लो हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, u माइनस में हो जाएगा, u माइनस में हो जाएगा और g प्लस में रह जाएगा। तो कैसा इक्वेशन बन जाएगा, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी इक्वल्स टू माइनस यू प्लस जी टी। हमने ऊपर माइनस ले लिया तो u माइनस में आ गया और ये g प्लस में आ गया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डायरेक्शन किधर कैसा पॉजिटिव और किधर नेगेटिव ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। हाँ, एक बात बस इतना ध्यान में रखिएगा कि अगर पूरा का पूरा वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट सब एक ही डायरेक्शन में है, तो या तो पूरे को प्लस लेकर के चलो या पूरे को माइनस लेकर के चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कहने का मतलब कुछ ऐसा कि सपोज करो ये बिल्डिंग है, यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ दिया गया, हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ दिया या फिर ऐसे फेंक दिया, ऑब्जेक्ट है ऐसे नीचे फेंक दिए, तो इनिशियल वेलोसिटी भी इधर, ये नीचे जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, एक्सेलरेशन भी इधर, सब एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो सबको प्लस लेकर के चलो या सबको माइनस लेकर के चलो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। तो इसमें सबको प्लस लेकर के चलेंगे, भी यू जी सबको प्लस या सबको माइनस तो भी। अब जैसे कि सपोज करो कि पूरा का पूरा इधर ही है, हम सबको माइनस में ले लेते हैं, भी माइनस में ले लेते हैं, यू भी माइनस में, तो कैसा आ जाएगा, माइनस भी इक्वल टू माइनस यू माइनस जी टी, फिर माइनस कट करके भी प्लस यू प्लस जी टी ही आ गया, घुमा फिरा के वही आ गया। तो अगर पूरा का पूरा वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तब तो डायरेक्ट हम लोग इस फॉर्म को इक्वेशन को यूज किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कुछ वेक्टर ऊपर है कुछ वेक्टर नीचे है तो वहां पे आपको प्लस माइनस के हिसाब से साइन कन्वेंशन लेकर के चलना पड़ेगा। अब ये कोई ऐसा साइन कन्वेंशन ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ऊपर प्लस डायरेक्शन लेना है नीचे माइनस डायरेक्शन लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो ऊपर माइनस ले सकते हो, ऊपर वाला को माइनस लिया, नीचे वाला को प्लस भी ले सकते हैं। लेकिन इन जनरली बहुत जगह पे देखेंगे कि ऊपर को प्लस डायरेक्शन लेता है और नीचे माइनस लिया जाता है, लेकिन ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि यही लेना। आपको जैसा अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप साइन कन्वेंशन इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपने जो साइन कन्वेंशन इस्तेमाल किया उसको लास्ट तक फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अभी हमने ऊपर प्लस लिया नीचे माइनस लिया, अचानक से बीच में ऊपर माइनस कर दिए नीचे प्लस कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। जब तक पूरा प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए तब तक हम लोग उसी साइन कन्वेंशन के हिसाब से चलते रहेंगे। तो यहाँ पे आपको बस क्या है कि ये जो मोशन इन वर्टिकल लाइन अंडर ग्रेविटी है, यहाँ पे आपके लिए ये 3 इक्वेशन है, इन्हीं 3 इक्वेशन को इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्योंकि इस सिचुएशन में अगर कोई बॉडी फ्री फॉल में है, यानी कि फ्री फॉल में आ गया बॉडी, तो फ्री फॉल में आ गया तो उस पर केवल और केवल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस जी आ जाएगा। अब जैसे कि देखो ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने ऐसे ऊपर फेंक दिया, तो ऊपर फेंकने से पहले तक तो मैंने फोर्स लगाया ना, लेकिन जब ये इसको एक बार फेंक दिए तो अब इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है। अब एक बार फेंकने तक तो मुझे फोर्स लगाना पड़ा, लेकिन जब एक बार फेंक दिया उसके बाद इस पे टोटली और टोटली ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो ये भी फ्री फॉल कंडीशन में आ जाएगा, है कि नहीं। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बिल्डिंग है, किसी बिल्डिंग से किसी ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया तो अब जब पकड़े हुए हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो अब भी लग रहा है। ऐसा नहीं है कि जब हम इस डस्टर को ऐसे पकड़े हुए हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स अभी भी लग रहा है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन उस चीज को हम पकड़ के ऐसे बैलेंस किए हुए हैं। लेकिन जब छोड़ देंगे तो बैलेंस करने के लिए कोई नहीं है, नीचे चला जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जब एयर में रहेगा तो ही ऑब्जेक्ट पे लगेगा, अर्थ के साथ कांटेक्ट में अगर है वो तो भी उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगते रहता है। ऐसा मत सोचिएगा कि जैसे कि डस्टर है, अभी ऐसे हवा में है तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसको ऐसे जमीन पे रख दिए तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा, अब भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये जमीन पे रखा हुआ है, तो जमीन पे रखा हुआ है तो भी इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन अब क्या है कि इसके ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कर दे रहा है, सरफेस अपना एक फोर्स लगा करके इसको बैलेंस कर दे रहा है, जो नॉर्मल फोर्स कहेंगे कुछ हम लोग ऐसा, मतलब कि हमने ऐसे हाथ पे रख दिया इसको, तो अभी भी इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, लेकिन ये मेरे हाथ की वजह से इस पे कोई फोर्स आ रहा है ऊपर की तरफ, वो उसको बैलेंस किए हुए है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट एयर में है
तुम ऐसे दीवार से उछल गए तो तुम पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग गया, खड़े हो तो भी लग रहा है, लेकिन खड़े हो तो क्या हो रहा है कि जो सरफेस है, सरफेस की वजह से एक फोर्स लग रहा है जो कि उस ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर रहा है ना। अब जैसे कि रेत है, आप रेत पे खड़े हो तो ढह जाते हो। अब जैसे कि सपोज कीजिए कि दलदल है, दलदल में आप ढह जाते हैं, क्यों कि जैसे आप दलदल पे खड़े हुए, ग्रेविटेशनल फोर्स तुमको नीचे खींचा, लेकिन वो जो दलदल है वो इतना रिजिड नहीं है कि आपके उस फोर्स को बैलेंस कर दे, तो आप क्या होते हो, नीचे धंसते चले जाते हो। रेत में भी है, रेत में भी आपको क्या है कि उतना फोर्स बैलेंस नहीं है कि वो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करे, तो आप नीचे धंस जाते हैं। तो चाहे वो कांटेक्ट में रहे या कांटेक्ट में ना रहे, ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। ठीक, तो ये एक अपना हो गया बेसिक बात। अभी हम लोग इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने के लिए बस आपको इन तीनों इक्वेशन को ध्यान में रखना है और साइन कन्वेंशन आपको ध्यान में रखना है। एक्सेलरेशन तो चेंज हो नहीं रहा है, फ्री फॉल में है बॉडी, है ना। ये इक्वेशन भी हम लोग कब लेंगे, केवल फ्री फॉल कंडीशन में लेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। कहने का मतलब कि देखिए ऐसे है कि सपोज करो कि ऐसे रॉकेट है, ये रॉकेट है, इस रॉकेट को ऐसे ऊपर वेलोसिटी u है और नीचे ऐसे फ्यूल जल रहा है। ठीक है, तो अब इस रॉकेट में एक तो ग्रेविटेशन, मान लिया इसका मास m है, तो इसमें मास mg तो लगेगा ही लगेगा। इस फ्यूल की वजह से इसको ऊपर में प्रोपेल किया जा रहा है, तो इस पे एक एक्स्ट्रा फोर्स लग जाएगा। तो अब ये केवल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में नहीं रह गया, ये फ्री फॉल में नहीं रह गया, तो ये वाला इक्वेशन नहीं चलेगा, जी के साथ नहीं चलेगा। इस पे नेट एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा और नेट एक्सेलरेशन निकाल करके हम लोग इसका इक्वेशन लिखेंगे। तो इतना ध्यान में रखिए कि इस इक्वेशन को इस्तेमाल करने के लिए आपको ध्यान में देना है कि वो टोटली ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में इन्फ्लुएंस में है कि नहीं, और फिर साइन कन्वेंशन उसका किधर प्लस लेना है किधर माइनस लेना है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है, तो इस पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अभी। अभी एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रिटर्न टू सरफेस। अब जैसे कि देखिए ऐसा कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर फेंका गया है, कितने से, 40 मीटर पर सेकेंड से। तो जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, ये ऊपर जाता है, धीरे धीरे इसका स्पीड कम होता है। किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे इसका स्पीड कम होगा, कहीं पे जाकर के ये रुकेगा, है ना, कहीं पे जाकर के ये रुकेगा, तो रुकेगा, उसका वेलोसिटी 0 होगा। फिर क्या होगा, फिर ये ऐसे वापस आना स्टार्ट करेगा, फिर उसके बाद ये ऐसे वापस आना स्टार्ट करेगा। ठीक, तो यही कहता है क्वेश्चन कि 40 मीटर पर सेकेंड से इसको ऊपर फेंक दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर, तो इसको ऐसे पूरा घूम करके वापस आने में टोटल कितना टाइम लगेगा। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, इसको हम लोग शॉर्टकट तरीके से भी बनाएंगे और इसको दो तरीके से बनाते हैं, एक शॉर्टकट में और एक थोड़ा लॉन्ग मेथड में बनाते हैं। ठीक, तो अभी जैसे कि देखिए हमें निकालना है इसको टोटल टाइम कितना लगेगा जा करके आने में, तो इसको दो पार्ट में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। एक पार्ट ले लेते हैं ये वाला कि एक यहां से ये अपने मैक्सिमम हाइट तक गया, है ना, जब इसको ऐसे फेंकेंगे तो ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, इसका स्पीड कम होगा, कहीं पे जाकर के इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 0। तो जब इसका स्पीड 0 हो गया तो अब इसके बाद ये ऊपर नहीं जा सकता है, तो ये वाला इसका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मैक्सिमम हाइट, यानी कि ये मैक्सिमम हाइट इतने तक जा सकता है सरफेस के कंपैरिजन में। तो ये पहला पार्ट ले लिया कि इसको ऊपर जाने का टाइम निकाला। फिर इसको हम लोग दूसरा पार्ट ले लेते हैं कि फिर इसको वापस यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जरा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जरा देखिए क्या है, फर्स्ट पार्ट में इसके पास वेलोसिटी है ऊपर 40 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन है नीचे, वेलोसिटी ऊपर है एक्सेलरेशन नीचे है। अब यहाँ पे दो डायरेक्शन में वेक्टर आ गया, अब दो डायरेक्शन में वेक्टर आ गया तो आपको यहाँ पे साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा, है कि नहीं। अब साइन कन्वेंशन कैसे ले, तो ऐसा करते हैं कि चलो हम ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले लेते हैं और नीचे की तरफ नेगेटिव। सपोज कीजिए कि हम फर्स्ट पार्ट के लिए ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेते हैं और नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो सपोज ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव ले लिया, तो अब इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया,
ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में है कि टेक वैल्यू ऑफ जी 10 मीटर पर सेकेंड। कन्वीनियंट के लिए हम लोग जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं। तो यहाँ पे अब जैसे देखिए जी नीचे है ना, तो नीचे है तो नीचे का डायरेक्शन हमने नेगेटिव लिया है, तो जी का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, -10 मीटर पर सेकेंड इसको लेना पड़ेगा। ठीक, अब जरा हम लोग जब ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 0। और जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया तो हम लोग निकालते हैं टाइम कितना, और ये मैक्सिमम हाइट सपोज करो कि h कितना होगा। हम ये दो चीज निकाल लेते हैं। तो अब ये दो चीज निकालने के लिए एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो अपने पास क्या इक्वेशन है, v = u + at। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे हम लोग जी लिख देंगे। हमारे पास कौन सा इक्वेशन है, यूजिंग v = u + gt, है ना। v कितना है 0, u कितना है 40, g कितना है -10। g का वैल्यू हमने -10 लिया हुआ है, g का वैल्यू -10 है। और जैसे कि इसको हम लोग को ऐसे लिखना चाहिए था, a = -g, है ना, a = -g ऐसे लिखना चाहिए था। हमारे पास इक्वेशन है v = u + at। तो एक्सेलरेशन कितना है, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ कितना है -g, तो हमने ऐसा लिख दिया -gt यानी कि -10t। कितना आ जाएगा ये 0 = 40 - 10t, तो यानी कि देयरफॉर t = कितना हो जाएगा 40/10 यानी कि 4 सेकेंड। मुझे कितना पता चला कि इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, 4 सेकेंड लगेगा। ठीक है, यानी कि 4 सेकेंड लग गया इसको। अब देखते हैं कि ये मैक्सिमम हाइट कहाँ तक पहुंचा, ये मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए यानी कि हम लोग को h निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करना चाहिए, हमारे पास दो इक्वेशन है, h = ut + ½ at² या फिर v² = u² + 2h। तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं यूजिंग v² = u² + 2ah। ये हमारे पास इक्वेशन होता है। तो यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितना है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 40 का स्क्वायर, 2 a का वैल्यू कितना है -g, और ये हम लोग ऐसे ले लेते हैं h। कितना आ जाएगा यहाँ से बताइए, 0 = 1600 माइनस g का वैल्यू कितना है 10 है, तो कितना हो जाएगा -20h। तो देयरफॉर 20h कितना 1600, तो यानी h का वैल्यू कितना आ जाएगा, h का वैल्यू कितना है 1600/20 यानी 2h यानी कि 80 मीटर। ठीक है, यानी ये हाइट कितना आ गया, ये 80 मीटर आ गया। मतलब कि जब ऐसे 40 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है और जी का वैल्यू इतना लेकर के चलना है, तो इसका जो टाइम है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का, वो टाइम है 4 सेकंड का। और ऐसे मैक्सिमम हाइट कितना है, मैक्सिमम हाइट है 80 मीटर का। ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब पहला पार्ट सॉल्व होने के बाद अब चलते हैं हम लोग दूसरे पार्ट में। तो अब जरा देखिए दूसरे पार्ट में, दूसरे पार्ट का हम लोग के पास क्या सिचुएशन है। जो अपने पास सेकेंड पार्ट है, इसमें ये ऑब्जेक्ट है, ये इधर आ रहा है, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0। सेकेंड पार्ट में जरा इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी। अब इसको देख लीजिए दूसरा पार्ट, अब इसका ऐसे इनिशियल वेलोसिटी 0 यानी कि, और इधर ही एक्सेलरेशन भी इधर ही, सब कुछ इधर ही, है ना। तो अब हम लोग निकालते हैं इसको कितना टाइम लगेगा। तो जब अब यहाँ पे देखो सेकेंड पार्ट में एक्सेलरेशन भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, बॉडी इधर ही जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, एक्सेलरेशन भी इधर ही है, हमेशा बॉडी इधर ही जाएगा, सब एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। तो जब सब एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, सबको प्लस या सबको माइनस लेकर के भी चलेंगे तो चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग सबको पॉजिटिव ले लेते हैं। तो ये हाइट कितना है 80 मीटर है। तो अब सेकेंड पार्ट में इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, एक्सेलरेशन कितना है g, डिस्प्लेसमेंट कितना है 80 मीटर। अब हम लोग को टाइम निकालना है। तो टाइम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कौन सा इक्वेशन, यूजिंग h = ut + ½ at²। तो यहाँ पे हम लोग s की जगह पे कितना लिखेंगे 80, u कितना है 0, तो ये कितना हो जाएगा 0 + ½ a की जगह पे कितना आ जाएगा g आ जाएगा, और g का वैल्यू कितना लेना है 10 लेना है, यानी कि 10 × t²। अब यहाँ से कितना आता है t² = 80 × 2/10 यानी कितना आ गया 16। तो देयरफॉर t कितना आ जाएगा 4,
यानी कितना टाइम आया 4। मतलब इसको जब यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लग गया, टाइम लग गया इसको 4 सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज क्या ऑब्जर्व किया कि हमने यहाँ से फेंका था, हमने इसको यहाँ से फेंक दिया, तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक जाने का भी टाइम 4 आया, और फिर मैक्सिमम हाइट से वापस उसी पोजीशन पे आने का टाइम कितना लगा, 4 लगा, 4 सेकंड। तो इसका मतलब क्या पता चला कि जितना ऊपर जाने का टाइम है ना, वापस उस पोजीशन पे ऊपर से उस पोजीशन पे आने का भी टाइम क्या है, सेम है। मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को, सपोज करो कि हमारे पास ये डस्टर है, हम इस डस्टर को ऐसे ऊपर फेंक दिए, तो ऐसे ऊपर जाएगा, है ना, तो इसको ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट तक कुछ टाइम लगेगा, फिर वापस ऊपर से यहाँ तक आएगा। तो जिस पोजीशन से फेंका गया था उस पोजीशन से मैक्सिमम हाइट जाने का टाइम और फिर मैक्सिमम हाइट से वापस उसी पोजीशन पे आने का टाइम क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। कब सेम रहेगा, कि अगर उस पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है, तो जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था तो भी इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही लग रहा था, और जब नीचे आ रहा है तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही लग रहा है ना, कोई अलग से फोर्स नहीं लग रहा। हाँ, अगर कोई डिफरेंट फोर्स लगने लगा तो फिर वहां पे टाइम सेम नहीं आ सकता है। जैसे कि आप लोगों ने कभी ऐसा देखा भी होगा खिलौना बना करके, कि ऐसे कागज में पत्थर को ऐसे कागज में फेंक दिया ऊपर, है ना, तो ऊपर गया, फिर वापस ऊपर से क्या हुआ कि कागज निकल गया, पत्थर निकल गया वहां से, फिर वो कागज धीरे धीरे आने लगा। तो अब वो कागज का नीचे से ऊपर जाने का टाइम अलग है और फिर ऊपर से नीचे आने का टाइम अलग है। क्यों? क्योंकि जब वो नीचे से ऊपर आ रहा है तो उस पर एयर की वजह से जो फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से उस पर अब नेट फ्री फॉल में नहीं हो पा रहा है, तो टाइम डिफरेंट आ रहा है। तो बस हम लोग को यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है कि किसी पोजीशन से ऑब्जेक्ट को फेंका गया है तो उस पोजीशन से मैक्सिमम हाइट जाने का टाइम और मैक्सिमम हाइट से वापस उसी पोजीशन पे आने का टाइम दोनों क्या रहता है, सेम रहता है। अगर उस पे केवल क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगा है, यानी कि वो फ्री फॉल में है, तो अगर कोई दूसरा फोर्स नहीं लगा तो टाइम सेम रहेगा। दूसरा फोर्स अगर लग गया आने और जाने के टाइम पे तो टाइम चेंज हो सकता है। तो ऊपर जाने का जितना टाइम था 4 सेकंड, उतना ही नीचे आने का भी टाइम लगा 4 सेकंड। क्लियर है? दूसरी बात, ठीक है, लगे हाथ में हम लोग इसका वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं, कि देखते हैं कि जब ये ऐसे नीचे आ गया, मैक्सिमम हाइट से नीचे आया है, तो देखते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी कितना है। तो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, यूजिंग v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी v है, ये 0 है, एक्सेलरेशन कितना लेंगे हम लोग, g ले रहे हैं ना, g टाइम कितना आया है, टाइम आया है 4 सेकेंड, यानी कि दैट इज v इक्वल टू 0 प्लस 10 इंटू 4, यानी कि दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड। यानी कि फिर से हमने क्या देखा कि वेलोसिटी कितना है, 40 मीटर पर सेकेंड। फेंका कितने गया था, कितने वेलोसिटी से फेंका गया था, 40 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया था, यानी कि फिर वापस कितना आ गया, 40 मीटर पर सेकेंड। तो एक चीज और क्या पता चला हमें, कि अगर इस पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे केवल ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है तो जिस पोजीशन से फेंका गया है वहां से मैक्सिमम हाइट जाने का टाइम और उस मैक्सिमम हाइट से उस पोजीशन तक आने का टाइम दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। और यहाँ पे सेम आया भी है। दूसरी बात कि जिस पोजीशन से फेंका गया है अगर ये ऑब्जेक्ट घूम करके वापस उसी पोजीशन पे आएगा तो स्पीड सेम रहेगा, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। देखिए इस ऑब्जेक्ट को 40 मीटर पर सेकंड से फेंका गया था, ये ऐसे ऊपर गया, घूम करके वापस आया, तो जब घूम करके वापस उसी पोजीशन पे आया जिस पोजीशन से फेंका गया था, तो वेलोसिटी का वैल्यू क्या है, सेम है, लेकिन बस डायरेक्शन डिफरेंट है। मतलब कि अगर हम इस डस्टर को यहाँ से, हम इस हाइट से इस डस्टर को ऐसे फेंकेंगे 10 मीटर पर सेकंड से, तो ऐसे ये घूम करके जाएगा और वापस जब ये इसी हाइट पे आएगा तो इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट बात है, ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम सेम रहता है और जिस पोजीशन से फेंका गया वापस उसी पोजीशन पे आएगा तो वेलोसिटी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। लेकिन कब, जब उस पे केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो, और कोई ऐसा थर्ड फोर्स नहीं होना चाहिए, कोई और दूसरा फोर्स नहीं होना चाहिए। अगर दूसरा फोर्स आ गया तो ये सारे वैल्यू चेंज हो सकते हैं। ठीक, अगर दूसरा फोर्स नहीं है तो आपको ये सब आगे से निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने बोल दिया कि भैया इसको 20 से फेंक दिया गया है, तो जब ये वापस घूम करके आएगा इसी जगह पे तो स्पीड कितना होगा, 20 ही होगा, है ना। हाँ, अगर बीच में कोई दूसरा फोर्स लगा है तो 20 से डिफरेंट हो सकता है, तो वहां पे आपको फाइंड करने का जरूरत है। लेकिन अगर ऐसे कॉमनली हम लोग फाइंड नहीं करेंगे, बस इस चीज को ध्यान में रखेंगे।
तो ये अपने पास हो गया। तो इसका मतलब कि जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था कि इसको फेंका गया है तो घूम करके वापस आने में कितना टाइम लगेगा, तो घूम करके वापस आने में कितना टाइम लग गया, टोटल 4 सेकंड जाने का 4 सेकंड आने का, यानी टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम हो गया 8 सेकंड का, यानी कि उस क्वेश्चन का आंसर 8 सेकंड होगा। ठीक, तो ये तो हमने चीजों को समझने के लिए ऐसे लॉन्ग मेथड से बनाया। अब इसको शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन में हमारे पास पूछा गया था कि उसको घूम करके वापस आने में कितना टाइम लगेगा, इसको अभी शॉर्टकट में बनाते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका गया, ये ऐसे गया, घूम करके ऐसे वापस आया। तो जब ये ऑब्जेक्ट यहां से ऐसे फेंक दिए और ये घूम करके वापस इसी पोजीशन पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। ये जो हमारे पास इक्वेशन होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे जो s होता है ये डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। और डिस्टेंस निकालने के लिए भी हम लोग इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, बस वहां पे चेक करते हैं कि बॉडी ऐसे घूम करके वापस आ रहा है कि नहीं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किया है। तो ये जो यहाँ पे ऐसे वो डिस्प्लेसमेंट है। तो जरा देखिए कि जब बॉडी ऐसे ऊपर गया और घूम करके वापस इसी पोजीशन पे आ गया, ऐसे ऊपर फेंका, घूम करके वापस इसी पोजीशन पे आ गया, तो जब उसी पोजीशन पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, यानी कि जब ये घूम करके आया तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 40 है। एक्सेलरेशन कितना है, नीचे है g। अब यहाँ पे देखिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का अलग अलग डायरेक्शन है, तो यहाँ पे एक साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा। तो मान लो हम ऊपर वाला पॉजिटिव लेते हैं, नीचे वाला नेगेटिव लेते हैं, तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितना आ गया, यहाँ पे ये आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना आ गया, -g, यानी -10 मीटर पर सेकेंड। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। एस का वैल्यू कितना आया, 0 आया। जब ऐसे घूम करके चला गया तो एस का वैल्यू कितना है, 0 है। अब इन तीनों के हिसाब से हम लोग टाइम निकालते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इतना है, एक्सेलरेशन इतना है और डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट 0 है तो टाइम कितना आएगा, हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, यूजिंग एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। घूम करके वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है, यानी कि दिस इज यू टी कितना है, 40t, ए का वैल्यू है -g, तो ये हो जाएगा -हाफ इंटू 10t स्क्वायर, यानी कि दैट इज 0 इक्वल टू 40t माइनस 5t स्क्वायर। ठीक, अब यहां से कितना आ रहा है, देखिए यह आ गया 40t माइनस 5t स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे t कॉमन निकाल लेंगे, तो t कॉमन निकाल लेंगे तो 40 माइनस 5t इक्वल टू 0। तो देयरफॉर कितना आ गया, t इक्वल टू 0 और 40 माइनस 5t इक्वल टू 0, यानी कि दैट इज 5t इक्वल टू 40, t इक्वल टू 8। यानी कि यहाँ पे जब हमने डिस्प्लेसमेंट 0 किया तो दो टाइम का वैल्यू आया, एक आया 0 और एक आया 8। तो ये 0 क्यों आया, ये इनिशियल कंडीशन दिखा रहा है कि t इक्वल टू 0 का भी तो डिस्प्लेसमेंट 0 था। हमने जब s 0 किया, जब ये ऑब्जेक्ट घूम करके ऐसे आया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो जब हमने डिस्प्लेसमेंट 0 लिया तो यहाँ पे टाइम का दो वैल्यू आ गया, एक t इक्वल टू 0 आ गया और एक t इक्वल टू 8 आ गया। तो ये t इक्वल टू 0 क्या दिखा रहा है, इनिशियल कंडीशन, क्योंकि इनिशियल कंडीशन में भी डिस्प्लेसमेंट 0 है, और t इक्वल टू 8 क्या बता रहा है, फाइनल कंडीशन, मतलब कि 8 सेकंड के बाद भी डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो इसका मतलब क्या पता चला कि 8 सेकंड के बाद ये बॉडी घूम करके वापस ऐसे आ जाएगा। तो यहां से भी अपने पास कितना टाइम आया घूम करके वापस आने का, 8 सेकंड। और इससे पहले जब हम लोगों ने दो अलग अलग फेज में निकाला तो ऊपर जाने का 4, नीचे जाने का 4, कितना 8। अब इतना बात तो हमें पता है कि जितना ऊपर का टाइम होता है उतना ही नीचे का टाइम होता है। तो यहां से भी हम लोग डायरेक्टली बता सकते थे कि टोटल घूम करके आने का टाइम 8 सेकंड है। तो इसका मतलब कि ऊपर जाने का टाइम आधा होगा 4 सेकंड, और नीचे आने का भी टाइम कितना होगा, आधा होगा 4 सेकंड। तो यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली जब घूम करके वापस आया डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, तो इस डिस्प्लेसमेंट को 0 करके सॉल्व करके डायरेक्टली भी आंसर निकाला जा सकता था, लेकिन हमें चीजों को समझना है, इस वजह से मैंने आपको वो भी मेथड बता दिया। ठीक है, ओके। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है इस तरीके से कि ये कोई पोल है, ये सरफेस है, और इस सरफेस पे एक ऐसा 60 मीटर का कोई पोल है, और इस पोल के जो टॉप एंड है, टॉप एंड से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया है।
30 मीटर पर सेकेंड से। तो क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू हिट द सरफेस। तो इसको सरफेस को हिट करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब क्या होगा देखो कि जब इसको ऐसे ऊपर फेंकेंगे तो ये ऐसे ऊपर जाएगा, धीरे धीरे स्पीड कम होगा, कहीं पे रुकेगा और फिर क्या होगा, ऐसे वापस आकर के ऐसे हिट करेगा। तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने का टोटल टाइम बताना है। ठीक, तो इसको भी प्रीवियस जैसा कि दो हमने मेथड था, उन्हीं दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा इसमें, जरा देखिए कि ये पोल है, यहाँ से ऑब्जेक्ट को फेंका गया तो ये कहीं पे जाकर के रुकेगा, वेलोसिटी कितना होगा, 0 है कि नहीं, कहीं पे जाके रुकेगा तो वेलोसिटी 0 होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये वापस ऐसे नीचे आके हिट करेगा। ठीक, तो अब जरा देखिए हम भी इसको दो पार्ट में ले लेते हैं, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट में ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया है, एक्सेलरेशन क्या है, नीचे है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको ऊपर फेंका गया है कितने से, 30 मीटर पर सेकेंड से, और एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या है, ग्रेविटी नीचे। तो यहाँ पे वेक्टर दो डायरेक्शन में आ गया, तो अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा। तो चलिए फर्स्ट पार्ट के लिए हम ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव ले लेते हैं, ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेते हैं और नीचे वाला डायरेक्शन निगेटिव। तो अब यहाँ पे देखिए जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंच गया तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 0। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन कितना है -g, है ना, फाइनल वेलोसिटी कितना है 0। टाइम निकाल लेते हैं कि कितना आएगा टाइम। तो कौन सा इक्वेशन यूज करें, यूजिंग v इक्वल टू u प्लस at, फाइनल वेलोसिटी 0, u कितना है 30, ये है -gt, यानी कि दैट इज 0 इक्वल टू 30 माइनस 10t, यानी कि दैट इज t बराबर कितना आ जाएगा 30/10 यानी कि 3। मतलब क्या पता चला, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड का टाइम लगेगा। ठीक, अब जरा हम लोग ये वाला हाइट निकाल लेते हैं h, सपोज हम इसको हाइट देते हैं h। तो कौन सा इक्वेशन यूज करें, यूजिंग v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax, फाइनल वेलोसिटी कितना है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना आ गया 30 का स्क्वायर, प्लस a की जगह पे कितना लिखना है -g, h की जगह पे हम h लिख लेते हैं। सपोज दैट कितना आ जाएगा, ये 0 इक्वल टू 900 माइनस 2 इंटू 10h, तो देयरफॉर h कितना हो जाएगा 900/20, यानी कि ये हो जाएगा 45, है ना, यानी कि 45, मतलब कि ये कितना आ गया, ये आ गया 45 मीटर। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब जरा हम लोग चलते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में कैसा सिचुएशन है, सेकेंड पार्ट में सिचुएशन है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे ही है, और टोटल सरफेस से कितना दूरी है, देखिए ये वाला हाइट आया था 45 और ये वाला पहले से कितना 60 है ना, तो ये 60 है, तो ये टोटल हाइट कितना आ जाएगा, ये टोटल ये जो हाइट आ गया ये आ जाएगा 60 प्लस 45 यानी कि 105 मीटर आ गया। मतलब कि अब सेकेंड पार्ट में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, टोटल सरफेस तक कितना डिस्टेंस आना है इसको 105 मीटर। तो अब यहाँ पे हम लोग फिर से इक्वेशन यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे सब एक ही डायरेक्शन में आ गया, तो एक ही डायरेक्शन में आ गया तो सबको प्लस में भी लेकर के चलेंगे। तो कौन सा, यूजिंग s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s के जगह पे कितना लिखना है जो हम लोग को 105, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, a के जगह पे कितना है g यानी हाफ g t स्क्वायर। तो अब यहाँ से सॉल्व करके कितना आ रहा है जरा देखिए, हाफ g t स्क्वायर इक्वल टू 105, तो जी टी स्क्वायर इक्वल टू ऐसा करते हैं हाफ जी टी स्क्वायर यानी कि हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू कितना 105, ओके, यानी कि दैट इज ये 5, तो टी स्क्वायर कितना आ गया 105/5 यानी कि 21, तो देयरफॉर टाइम कितना आ जाएगा √21 आ गया टाइम, यानी कि टाइम कितना आ गया √21। ये तो परफेक्ट स्क्वायर रूट है ना, तो मतलब कि यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम कितना आ गया √21। तो अब ये जो √21 आया यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम है ना, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम ये √21 है। तो टोटल टाइम कितना आ गया, इधर कितना टाइम था, इधर था टाइम 3 सेकेंड पहले पार्ट में, यहाँ से यहाँ तक जाने का 3 सेकेंड और फिर यहाँ से यहाँ तक आने का कितना √21, तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा, टोटल टाइम कितना है, दिस इज इक्वल टू 3 प्लस √21, इतना सेकेंड है ना।
अब जैसे कि देखो ये तो हमने फिर से इस पार्ट में, अब डायरेक्ट अगर हम लोग निकालना चाहें तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, इस चीज को भी समझ लेते हैं। अब इस चीज को समझने के लिए, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को इधर फेंका गया 30 मीटर पर सेकेंड से, ये जब ऐसे घूम करके वापस यहाँ पे आ गया है ना, तो जब वापस यहाँ पे आ गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आया। डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, इनिशियल और फाइनल के बीच का जो शॉर्टेज सेपरेशन होता है। तो मान लो कि जब इस ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका गया तो ऐसे घूम करके वापस यहाँ पे आया, तो जब ये घूम करके वापस यहाँ पे आया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इनिशियल पोजीशन ये था, फाइनल पोजीशन ये था, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया इधर, यहाँ से ये इनिशियल से फाइनल की तरफ, यानी इधर आ गया डिस्प्लेसमेंट। ये कितने का है, वैल्यू कितना है इसका, 60 मीटर है, चलेगा। अब यहाँ पे देखिए वेक्टर दो डायरेक्शन में आ गया, जो वेलोसिटी है वो ऊपर है, जो एक्सेलरेशन है वो नीचे है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे है। फिर से कि जब ऑब्जेक्ट को इस तरीके से फेंक दिया गया है और ये वापस यहाँ पे आया फाइनली, तो फाइनली जब यहाँ पे आया तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर था, एक्सेलरेशन इसका नीचे है, जी के बराबर है कि नहीं, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 60 मीटर, वो भी किधर, जी के बराबर। यहाँ पे अब फिर से वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में आने लगा, तो यहाँ पे आपको साइन लेकर के चलना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन। तो मान लेते हैं हम ऊपर वाला पॉजिटिव लेते हैं डायरेक्शन, नीचे वाला नेगेटिव डायरेक्शन लेते हैं। तो अब ऊपर वाला पॉजिटिव डायरेक्शन और नीचे वाला नेगेटिव डायरेक्शन लेंगे तो अपने पास वैल्यू कितना है, u है 30 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन कितना है -g है ना, डिस्प्लेसमेंट कितना है -60 मीटर। अब हम लोग को बताना है कितना टाइम कितना आएगा, तो कौन सा इक्वेशन, यूजिंग s इक्वल टू ut प्लस हाफ at², हम लोग इसको यूज करते हैं। s का वैल्यू कितना आ गया -60, ये कितना 30t माइनस हाफ g t², जी की जगह पे हम लोग 5t² लिखते हैं। अब जरा देखिए -60 इक्वल टू 30t, सॉरी जी की जगह पे 10 ना, ये आ जाएगा कट करके 5 -5t²। अगर 5 कॉमन निकाल देंगे तो इधर आ जाएगा -12 इक्वल टू 60 माइनस t², सबको एक तरफ लेकर के आते हैं, t² -60 -12 इक्वल टू 0, ऐसा आ गया। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अभी जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, फैक्टराइज हो गया तब तो अच्छी बात है, फैक्टराइज नहीं हो रहा तो हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई कितना 2 है। तो यहाँ से हम लोग कैसा लिखेंगे, टाइम इक्वल टू, इसी चीज को यूज करके टाइम इज इक्वल टू -b यानी कि 6 प्लस माइनस b² 36 माइनस 4ac माइनस 4 इंटू -12 है ना, कितना आ जाएगा 48 ओके, अपॉन 4ac 1248 अपॉन कितना 2 है यानी कि 2, दिस इज 6 प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा √36 और 48, दिस इज इक्वल टू 6 से 12 24 2 1 4 3 7 1 8 84/2, ठीक है। अब जरा देखिए ये जो 84 है, इस 84 को अगर हम लोग ऐसे फैक्टराइज करते हैं तो कितना आता है 2 80, यानी कि आ जाएगा 2 × 2 × 21, तो ये 2 × 2 × 21 आएगा, तो इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा यानी कि 6 प्लस माइनस 2 √21/2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3 प्लस माइनस √21 आ गया t, तो यानी कि टाइम का 2 वैल्यू आ गया, कितना आ गया टाइम का एक वैल्यू आ गया, टाइम एक आ गया 3 प्लस √21 है ना, एंड दूसरा टाइम आ गया कितना 3 माइनस √21। अब जरा देखो यहाँ पे 2 टाइम का वैल्यू आया, एक ये टाइम का वैल्यू आया और एक ये टाइम का वैल्यू आया। तो अब जरा देखो यहाँ पे जो टाइम का वैल्यू है 3 माइनस √21, तो ये जो √21 है वो 3 से बड़ा है, तो 3 से बड़ा है तो इसका मतलब ये वैल्यू किस में है, माइनस में, तो टाइम कभी माइनस में आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है, तो इसका मतलब कि ये वाला आंसर अपने पास नहीं है करेक्ट। ऐसे कोई एक ऐसा आर्बिट्रेरी वैल्यू आ गया है, ओनली इस अलजेब्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए ये वैल्यू आया है, रियल में ऐसा टाइम का वैल्यू नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला टाइम का वैल्यू बना, ये टाइम का वैल्यू पॉसिबल है, तो यानी अपना रियल आंसर कितना हो जाएगा 3 प्लस √21। तो 2 पार्ट में लेकर के भी सॉल्व किया तो अपने पास वही टाइम का वैल्यू आया, और ऐसे सिंगल भी हमने सॉल्व किया तो वही हमारे पास वैल्यू आया।
तो इस तरीके से हम लोग उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे इसके क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे और नोट्स बना लेंगे।